हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड लास्ट इंटरनल ट्रेड को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। क्या वो भैया? ओके, सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस साल नोट से काम चला लो, अगले साल तो तबाही आ रही है। मैं तबाही तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई, ये है हमारी तबाही। यानी कि हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की हेल्प बुक, ऐसे ही इको की भी हेल्प बुक है। इस साल बच्चों ने तहलका मचा दिया है और अगले साल तुम लोगों के लिए भी ये अपग्रेड होके आ रही है। अगले साल की तो टेंशन खत्म है, इस साल के लिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बालकों, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। अगर 5 मिनट में चैप्टर कवर करना है, रिवाइज करना है, तो आई बटन में एक वीडियो ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं भैया, ये इंटरनल ट्रेड जो इस चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है। देखो, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। एक है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी खरीदना या बेचना किसी भी चीज को, वो ट्रेड की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अपन ने बिजनेस के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि प्रॉफिट इज द मेन कैटेगराइजेशन, बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं होगा। सो बाइंग एंड सेलिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। अगर बात करें इंटरनल शब्द की, तो इंटरनल का मतलब है जब ये व्यापार हो रहा हो विद इन द ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, एक देश की सीमा के अंतर्गत। यानी कि खरीदने वाला बेचने वाला ये दोनों एक ही देश के लोग होंगे, एक ही करेंसी के अंदर काम चल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसको एक दो नाम और दिए गए हैं, जैसे होम ट्रेड, क्योंकि घर के अंदर ही है, मतलब हमारा देश हमारा घर है। और इनलैंड ट्रेड, क्योंकि ये भारत देश के या किसी भी देश के एक स्पेसिफिक लैंड के अंदर ही हो रहा है। तो इंटरनल ट्रेड में करेंसी कन्वर्जन होती नहीं है, रुपीस के अंदर हो रहा है सारा का सारा काम, किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी वगैरह पेमेंट करने की बात नहीं आएगी। इंटरनल ट्रेड अपन इस चैप्टर पढ़ेंगे। अगले चैप्टर जो है वो इंटरनेशनल चलेंगे अपन, यानी कि बाहर के देशों के बारे में बात करेंगे कि भारत का सामान यूएस में कैसे बिक रहा है, चाइना में कैसे बिक रहा है। अगर इंटरनल ट्रेड की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो दो प्रकार की कैटेगरी होती है। ये आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में इनसे मिलते भी हो। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली होती है बेटा होलसेल ट्रेड। क्या है? होलसेल ट्रेड। और एक होती है तुम्हारी रिटेल ट्रेड। क्या है? रिटेल ट्रेड। देखो भाई, पहले इनकी पोजीशनिंग समझेंगे, करते क्या है वो समझेंगे। समझना, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जिसने बढ़िया सा एक प्लांट लगाया है। कहां लगाया है? दिल्ली में लगाया है। और फैक्ट्री में काम प्रोडक्शन चल रहा है। अब वो प्रोडक्शन आपके घर के पास वाली दुकान तक आएगा, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि मैन्युफैक्चरर उठ के एक बंदे को यहां बेच देगा। वो क्या करेगा? वो एक व्यक्ति के पास जाएगा जिसको बोलते हैं होलसेलर। क्या बोलते हैं? होलसेलर। होलसेलर मतलब वो व्यक्ति जो कि बल्क के अंदर खरीदता है। क्या करता है? बल्क के अंदर सामान खरीदता है। सामान उसके पास आया, वहां से किसने खरीदा? वहां से खरीदा एक व्यक्ति ने, जिसको बोलते हैं रिटेलर। इसको ऐसे समझो, ये आपके पड़ोस की दुकान है, पड़ोस की दुकान वाला है। ठीक है, और फिर यहां से पहुंच गया आप तक, जो कि है कस्टमर। समझ गए? ये होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग प्रकार के चैनल होते हैं, क्लास 12th में आएंगे आपके। अभी आंसर लिखने में ये शब्द अगर इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया से नंबर तुम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले होलसेलर पकड़ते हैं, फिर रिटेलर पकड़ते हैं। अगर होलसेलर की बात करें तो होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं फैक्ट्री वाले के पास गया, मैंने उसको बोला 10,000 पेन दे दे। तो मैं एक दो पेन नहीं खरीद रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरर से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान खरीद रहा हूं। ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और ले जाके किसको बेचते हैं? रिटेलर को। आपके से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप होलसेलर के पास जाओगे, ज्यादातर टाइम तो आप जाओगे ही नहीं, और कभी चले गए तो वो एक दो यूनिट नहीं देगा। आप होलसेलर के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई मुझे एक पेन चाहिए, वो बोलेगा भैया अपने पड़ोस की दुकान से ले ले, मेरे को परेशान मत कर। क्योंकि वो एक दो यूनिट में डील करते ही नहीं है। वो बोलते हैं आपको 100 यूनिट खरीदनी है, 50 यूनिट खरीदनी है, 200 यूनिट खरीदनी है, तो मेरे पास आओ, हम आपको अच्छी क्वांटिटी में अच्छी डील भी देंगे, सस्ता भी देंगे। एमआरपी 10 है तो 8 रुपए में आप मुझसे ले जाना। ठीक है, तो ये किसके बीच में है? ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में स्टैंड अलोन करते हैं। इनसे रिटेलर सामान खरीदता है। रिटेलर मतलब आपके पड़ोस की दुकान वाला इनके पास जाके सामान खरीदता है। अभी जो होलसेलर है ना, ये अलग अलग वेराइटी में नहीं होता, जनरल ट्रेड नहीं होता। जैसे अपने पास क्या है, किराना की दुकान है, किराना की दुकान है अपने घर के पास में, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो जिसको जनरल स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जनरल स्टोर। जनरल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसमें अमूमन ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती है। दूध डेयरी के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, लिपस्टिक मेकअप का सामान भी मिल जाएगा, फेविकॉल भी मिल जाएगा, कवर भी मिल जाएगा और इधर उधर के बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। ये क्या है? ये एक रिटेल स्टोर है। जब होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल में कोई जनरल स्टोर नहीं होता। ये लोग किसी एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं। दे आर जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मेडिसिन का होलसेलर है तो इसके पास हजारों तरीके की मेडिसिन मिल जाएंगी, हजारों की क्वांटिटी में, पर मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेशनरी का होलसेलर है तो इसके पास स्टेशनरी के हजारों प्रकार के सामान मिल जाएंगे, हजारों की क्वांटिटी में। आप इसको बोलो 2000 पेन चाहिए, दे देगा। 10,000 पेन चाहिए, ठीक है, मंगा के दे देगा। तो इसके पास बहुत वैरायटी मिलेगी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, पर मिलेगी सिर्फ एक ही लाइन की। समझ में आ गया? इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है क्योंकि ये बल्क में डील करते हैं। ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे भाई साहब मान लो 10 रुपए का पेन है, ठीक है, एक पेन है जिसको 10 रुपए। कोई आया, भाई साहब पेन लेना है, कितने लेने हैं भाई? 2000 पेन लेंगे। बोलेंगे ठीक है ले जाओ 2000 पेन, कोई दिक्कत नहीं। कितने में दोगे? 8 रुपए में दे देंगे आप। सीधा 8 रुपए में। हो सकता है इनको शायद 7 रुपए में ही पड़ा, तो इन्होंने पर पेन 1 रुपया कमाया, पर क्योंकि 2000 यूनिट बेची है इसलिए वो 2000 रुपए के बराबर किया। तो ये बल्क डील में ज्यादा फोकस रखते हैं, ये इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते। जबकि रिटेलर जो होता है ना, आपके पड़ोस की दुकान वाला, वो बड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेता है। आपको जान के हैरानी होगी, कई जगह उसका प्रॉफिट मार्जिन 30-30% है। अगर आप बड़ी नमकीन का पैकेट लेने जाओगे, 300 रुपए एमआरपी लिखिए, शायद उसको ये मैं मानता हूं कि 200 रुपए के आसपास, 180 रुपए के आसपास पड़ गया होगा। मैं इसलिए जानता हूं कि हम भी होलसेलर के पास से सामान लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बल्क में डील करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं। अब क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है, इसको दिल्ली हटा के मैन्युफैक्चर लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ईआर। ये इन दोनों के बीच में है, मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के। तो इन दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। पहले पकड़ते हैं कि जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चरर को, यानी कि जो सामान बना रहा है उसको क्या क्या फायदे देता है, तभी तो वो सामान इसको देगा, फ्री फंड में थोड़ा ना देगा। तो क्या क्या फायदे देता है? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। अब सोचो कि मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बढ़िया तरीके से सामान बना, अब मैं तो 24 घंटे या मानते चलो कम से कम 15 घंटे तो काम करूंगा ना, तो मशीन चलती रहेगी, लगातार बनती रहेगी। मेरा मेन फोकस रहेगा बनाने पे, बेचने का मेरा कोई काम नहीं है। मैं बना के आगे होलसेलर को दे दूंगा, वो आगे बेचता रहेगा। तो सबसे पहला काम जो वो करता है वो ये करता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में मैन्युफैक्चरर को मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया और इकट्ठा सामान ले जाकर होलसेलर को बेच दिया, तू रख। वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है। सोचो अगर होलसेलर होता ही नहीं तो मैं ही फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं ही जा रहा हूं हर गली हर मोहल्ले में दुकान, भैया पेन ले लो ना, 20 पीस रख लो ना, काम आएगा, 30 पीस रख लो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहां पर होलसेलर क्या कर रहा है? मुझे कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने दे रहा है क्योंकि वो मेरा बल्क उठा के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ये मेरे साथ रिस्क की थोड़ी सी शेयरिंग कर लेता। ठीक है भाई, मेरा सामान है, आधा वहां चला गया, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा तो मेरे पास आ गया, तो मेरा रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि सामान अब मेरे पास से चला जा चुका है। ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी देता है। अब देखो क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरर है जो यहां पर दिल्ली में कहीं बैठा है, उसको क्या पता कस्टमर क्या चाह रहे हैं? उसका पूरा ध्यान तो सामान बनाने पे। मार्केट में अगर सामान की डिमांड है तो ही बनाएगा, कस्टमर हो सकता है एक ही जगह 20-4। ये बात मैन्युफैक्चरर तक कैसे पहुंचेगी? तो ये पहुंचाने का काम क्या करता है? ये इसकी पड़ोस की दुकान को बोलेगा, ये जब सामान खरीदने जाएगा वो इसको बोलेगा, और वो यहां से सामान की जानकारी इसको देगा। तो ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने का भी काम करते हैं। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर के थ्रू ही आ रहा होता है। ये थोड़े पैसे में मदद कर देते हैं क्योंकि ये क्या है, कभी कभी कैश में भी सामान उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि उधार में ही उठा रहे, कैश में भी सामान उठा के रख लेते हैं कि भाई ठीक है 2000 पेन दे दो, पेमेंट ले लो। तो ये क्या है, कैश में सामान उठाएंगे तो पैसे की भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करते हैं। अभी अपन ने बात करी कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कहां गली गली में घूमूंगा, तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा होलसेलर। मैंने क्या किया, मेरी दुकान थी या फैक्ट्री थी बढ़िया सी, ठीक है, मैंने हर सिटी के होलसेलर पकड़ लिए, मान लो 6 अलग अलग सिटी के होलसेलर पकड़ लिए, मैंने सामान उनको बेचा है, बस मैंने किसी और को नहीं बेचा है। अब ये होलसेलर क्या करेगा? अपने आसपास की दुकानों को ये सामान ऑटोमेटिकली बांट देगा। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरेज करने में मदद करते हैं क्योंकि मेरा सामान उठा के ये लोग ले गए तो मुझे अलग से स्टोरेज के लिए एक पूरा गोदाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जहां सामान बना रहा हूं वही सामान पड़ा है, जैसे थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है मैं होलसेलर को बेच देता हूं। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं क्योंकि ये सामान को
सर्कुलेशन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? सर्कुलेशन में। आपने देखा होगा अगर होलसेलर से कभी आपकी भिड़ंत हुई है तो वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाते, वो चाहते हैं कि आप सामान लो और ले जाओ, ले जाओ, 2 रुपए सस्ता दे देंगे, ले जाओ। क्यों देंगे? क्योंकि उनका मेन काम है सर्कुलेट करना, वो स्टॉक से परेशान होते, वो इसलिए परेशान नहीं कि सामान क्या है भैया बिकेगा नहीं, वो इससे परेशान होते हैं भरा जा रहा है, तो वो कहते हैं निकाल इसको, ये निकालेगा तो ये चलता रहेगा, 1 रुपया भी आया कोई दिक्कत नहीं, इधर से निकाल नया आएगा। तो उनका जो मेन काम है वो है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन का, और ये मदद करता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से। समझ में आ गया? तो होलसेलर की दुकान पर कभी भी जाओ भीड़ लगी रहती है। हाँ, वो भीड़ का मतलब ये नहीं कि करोड़पति आदमी है, भीड़ का मतलब ये है कि ये सर्कुलेशन में पैसा घुमा रहा है, ये पैसा निकालता जा रहा है, कम कमा रहा है पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये डील कर रहा होता है। तो ये तो हो गया फायदा किसको? मैन्युफैक्चरर। अब बात करते हैं भैया जो रिटेलर है उसको क्या फायदा दे रहे हैं ये लोग। तो रिटेलर को क्या फायदा दे रहे हैं इसमें सबसे पहले पकड़े तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब भाई मेरी पड़ोस की दुकान वाला व्यक्ति है जो मेरे घर से, ये मेरा घर है, इससे 200 मीटर दूर है ना, 200 मीटर दूर है। सोच के देखो कि इसको पता है कि यहां पर 100 घर है, हर घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं मान लेते हैं, तो अपन ये मान के चलते हैं कि हर दूसरे दिन किताब कॉपी पेन पेंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मान लो कि होलसेलर है ही नहीं, होलसेलर है ही नहीं, सीधा कंपनी है, सीधा क्या है? कंपनी है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी इसको कि अगर पेन चाहिए तो इस कंपनी के पास जाएगा, रबड़ चाहिए तो इस कंपनी के पास जाएगा, कॉपी चाहिए तो इस कंपनी के पास जाएगा, और जरूरी थोड़ा है कि सारी कंपनी इसी के शहर में, दूसरे शहर में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बार बार अलग अलग शहरों में ट्रेवल करना पड़ेगा हर एक सामान को लाने के लिए। तो सीधी सी बात है अगर ट्रेवल करेगा तो दुकान पर गल्ले पे बैठेगा कौन? तो सबसे बड़ा फायदा जो ये करता है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करा देता है, यानी कि ये अलग अलग लोग सेम लाइन का सामान इसको बेच देते हैं, ये इकट्ठा करके रख लेता है, होलसेलर सिर्फ क्या कहते हैं, रिटेलर सिर्फ होलसेलर के पास जाता है और बोलता है भैया सामान दे दे, वो सामान दे देता है। पेन पेंसिल कॉपी स्केल ये सारी क्या है स्टेशनरी के होलसेलर के पास मिल जाएंगे, उसको अलग अलग कंपनियों के पास जाके नहीं लेना पड़े। समझ में आ गया? तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड करा देता है। उधार का काम ये करा देते हैं, होलसेलर रिटेलरों को अच्छी खासी क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं कि ठीक है सामान ले जाओ, महीने भर में आप पेमेंट कर देना। ठीक है, थोड़ी स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं होलसेलर। कैसे रखेंगे सर? देखो एक बार, भाई यहां से सामान इसके पास है तो कंपनी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इनका है, तो कंपनी को जो भी बदलाव करने हैं, जो भी चीजें नई लॉन्च हो रही हैं, उसकी जानकारी ये इसको देंगे, ये इसको देंगे। ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्ट कनेक्शन में है तो ये फायदा दे देते हैं, उनको स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं, मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं। ये अलग अलग प्रकार के मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं होलसेलर कि भाई ठीक है इतना ले जाओ, इसके साथ एक पेन फ्री ले जाना, 2 डब्बे के साथ एक पेन फ्री है, 3 डब्बे के साथ एक स्केल फ्री है। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये लोग इसको देते रहते हैं, साथ साथ में होर्डिंग लगवा देती है मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर। भाई जो ज्यादा सामान खरीद रहा है उसके लिए होर्डिंग बनवा दी, 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है ले जा, आपके नाम की होर्डिंग लगी हुई है भाई साहब फलाना के राना स्टोर। अब आपने पैसे नहीं दिए उसके, होलसेलर ने दिए, क्यों? क्योंकि आप बहुत सारा सामान उससे खरीदते हो। ठीक है, रिस्क की शेयरिंग कर देते हैं भाई कि ठीक है यार तेरा सामान नहीं बिका तो तू वापस लाके मुझे दे दियो, मैं कंपनी तक पहुंचा सकता हूं। ये वाली फैसिलिटी भी होलसेलर देता है। तो होलसेलर गिव्स अ वैरायटी ऑफ फैसिलिटी टू रिटेलर्स। अब ये तो हो गए बड़ी बड़ी क्वांटिटी वाले। अब छोटे लोगों की बात करते हैं, जो दुकान लेके बैठे, आपके घर से 200 मीटर दूर छोटी सी दुकान, किराना स्टोर, जनरल स्टोर लेके बैठा है, इसके बारे में बात करते हैं। रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड को पहले डेफिनेशन में समझते हैं। इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर। ये फाइनल कंज्यूमर तक छोटे छोटे लॉट में सामान बेचते हैं, यानी कि आप इनके पास जाओ, ये एक पेन देंगे आपको चाहिए सिर्फ एक रबड़ दो, एक रबड़ देंगे आपको चाहिए 50 पैसे की टॉफी दो, एक टॉफी देंगे आप। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर आपको सामान बेचते हैं, किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को, यानी कि हम लोगों। दे डील इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, ये अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेशनरी का सामान मिले, स्टेशनरी के साथ साथ दूध पानी भी मिल जाएगा, नमकीनें भी मिल जाएंगी, चिप्स भी मिल जाएगा, मतलब 50 तरीके की चीजें इनके पास मिल सकती हैं आपको। ठीक है, और ये मिलती कहां से? ये अलग अलग होलसेलर के पास जाते हैं। मेरे पास में जनरल स्टोर वाला है ना, जनरल स्टोर, मैं इसके पास जाऊंगा कि मुझे चाहिए पेन, तो ये मुझे पेन भी लाके देगा। मुझे चाहिए कॉपी, ये कॉपी भी लाके देगा। ठीक है, मुझे चाहिए रबर, ये रबर भी लाके देगा। मुझे चाहिए मान लेते चिप्स, ये चिप्स भी लाके देगा। मुझे चाहिए नमकीन, ये नमकीन भी लाके देगा। मुझे चाहिए ब्रेड, ये ब्रेड भी लाके देगा। मुझे चाहिए टॉफी, ये टॉफी भी लाके देगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके पास ये कहां से आया?
तो जैसे ये 3 सामान के लिए ये स्टेशनरी के होलसेलर के पास चला गया, ठीक है। ये सारे सामान के लिए किसी और होलसेलर के पास चला गया, इसके लिए ये किसी और होलसेलर के पास चला गया। तो ये जो जनरल स्टोर वाला है, जो रिटेलर है, ये अलग-अलग होलसेलरों के पास जाता है और अलग-अलग वैरायटी के सामान लेके अपनी दुकान पे डिस्प्ले में रखता है। ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा लेते हैं, 20-30% के आसपास इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि एक-एक यूनिट बेच रहे हैं ना, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन ये लोग ज्यादा रखते हैं। हो सकता है कि ये दुकान से सामान बेच रहे हो, टेलीविजन से बेच रहे हो, फोन करके बेच रहे हो, या डायरेक्टली डोर टू डोर आपके पास आके सामान बेच रहे हो। हर एक प्रकार से सामान बेचते हैं। ये छोटी-छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, छोटी-छोटी क्वांटिटी में बेचते हैं। मान लो कि नमकीन आपको चाहिए, तो इनके पास नमकीन की एक लड़ होगी, जिसमें 10 नमकीन के पैकेट होंगे या 20 होंगे, इससे ज्यादा इनके पास भी नहीं होंगे। आप बोलो मुझे 300 चाहिए, तो ये बोलेंगे भाई 2 दिन रुक जा, मैं लाके दे दूंगा। तो ये जाएंगे होलसेलर के पास, वहां से लेकर आ जाएंगे। पर ये लोग कम क्वांटिटी के अंदर सामान अपनी दुकानों पे रखते हैं। अब देखो, ये किन दो के बीच में है? सर ये है, कहां गया भाई, होलसेलर और कस्टमर के बीच में। यहां से सामान लेते हैं और इसको बेचते हैं, बीच में अपना प्रॉफिट रखते हैं। तो ये कुछ फायदा इसको दे रहे होंगे और कुछ फायदा हमें दे रहे होंगे। तो पहले पकड़ते हैं होलसेल का फायदा, फिर पकड़ते हैं हमारा फायदा। अगर बात करें कि होलसेलरों को ये लोग क्या फायदा देते हैं या मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा देते हैं, तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन। अब होलसेल वाला आपके शहर में एक कोने में बैठा हुआ है, पर उसका सामान पूरे शहर में है। कैसे? क्योंकि उसने रिटेलरों की मदद से वो सामान हर जगह पहुंचा रखा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में, सामान को हर जगह तक पहुंचाने में होलसेलरों की या मैन्युफैक्चररों की मदद करते हैं। प्रमोशन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब भाई कोई सामान पड़ा हुआ है, होलसेलर तो किसी कोने में दबा के रख देता है, ठीक है, पर रिटेलर आपने देखा होगा सब चीजें उसके सामने दिखती हैं। आप किसी भी रिटेल की दुकान पे जाओ, आपको मेजोरिटी सामान सामने दिख जाए। हाँ हाँ, इसके पास ये भी है, अच्छा उधर बीका जी का पैकेट भी रखा हुआ है, और इधर फेविकोल का डब्बा भी है। तो वो क्या है, सारा सामान डिस्प्ले में करता है, तो प्रमोशन में काफी ज्यादा मदद करता है। पर्सनल सेलिंग ये लोग करवाते हैं, मतलब डायरेक्ट कस्टमर के साथ है ना। आज हमारे पड़ोस की दुकान वाला, आप उससे 2000 रुपए का सामान लिया, मेरे नाम पे दे देगा, वो पैसे भी नहीं लेगा आपसे, क्योंकि क्या है, पर्सनल कनेक्शन बन गया। तो ये पर्सनल सेलिंग कराने में मदद करते हैं और साथ साथ में एग्जैक्ट फीडबैक देते हैं। मैंने कोई नई नमकीन ट्राई करी यार, समझ में नहीं आया, अच्छी नहीं है यार, थोड़ी खराब सी लग रही है, अच्छा ठीक है चलो अगली बार नहीं लाएंगे। अगली बार वो होलसेलर के पास जाएगा, बोले यार नहीं वो नमकीन पसंद नहीं आ रही लोगों को, तो वो फीडबैक प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक करते हैं। तो ये तो हो गया होलसेलरों को फायदा। हम लोगों को भी तो बहुत फायदा देते हैं ये। कौन कौन सा? पहला फायदा, सामान अवेलेबल कराना। अरे भैया, दुनिया के सारे रिटेलरों के पास, अपने पड़ोस वाले जनरल स्टोरों के पास मैगी मिल जाएगी। मैगी क्या ये लोग बनाते हैं? हमारे शहर में बनती है ना, तो ये बनाते ना शहर में बनती है, ये बनती कहीं और है पर आती यहाँ तक है। आपको मैगी खानी है, ले जाइए। आपको चॉकलेट खानी है, ले जाइए। आपको पेन चाहिए, ले जाइए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पड़ोस के अंदर ये अवेलेबिलिटी करा देते हैं गुड्स की। अलग अलग वैरायटी, जनरल स्टोर पे चले जाओ, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। थोड़े दिनों में तो ऐसा नहीं, बोले शिप चाहिए अभी आ रहा है, एरोप्लेन चाहिए अरे मंगा दिया, तो सब ये लोग अवेलेबल करा देते हैं। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को दे देते हैं, है ना, कि यार देखो ये नया प्रोडक्ट है, ट्राई करके चेक कर लो, सही लग रहा है तो देखना, ठीक है, नहीं लग रहा है तो बात तुम्हारी इच्छा है। एक फायदा जो ये रिटेलर देते हैं वो है होम डिलीवरी का। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखो उसमें अब्दुल भैया है, तो अब्दुल मियाँ जो है वो सबके घरों पे आकर डिलीवरी दे देते हैं सामानों की। अलग से पैसा चार्ज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ठीक है, पड़ोस का आदमी है, दे देते, रेगुलर कस्टमर बना रहे हैं हम लोगों को। तो ये सबसे बड़ा फायदा क्या कर रहे हैं, ये होम डिलीवरी तक करवा देते हैं, तो हम लोगों को बहुत मजे आते हैं। ठीक है, साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस। अरे अब्दुल मियाँ वो चल नहीं रहा है यार, वो कैसा खुल नहीं रहा है यार, ठीक है, तो ये आफ्टर सेल सर्विस भी दे देते हैं। आपको कन्वीनियंस है बाइंग में, क्योंकि ये आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। जनरल स्टोर हर गली मोहल्ले मिल जाएगा, थोड़ा सा और बाहर जाओगे तो और मिल जाएगा। तो ये हर जगह आपके लिए अवेलेबल होते हैं, और साथ साथ में अगर आप इनके रेगुलर कस्टमर हो तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। क्या दे देते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। समझ गए, उधार पे सामान ले जाओ, अरे वाह दे देना, खाते में लिख लेना, ये वाली फैसिलिटी भी ये लोग देते हैं। अब अगर रिटेलरों की बात चली है तो पकड़ते हैं कि कितने प्रकार के रिटेलर होते हैं। अब रिटेलर दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखो, रिटेलर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हो गया जिनकी खुद की दुकान है, फिक्स्ड शॉप, और एक हो गए चलते मानुस। क्या बोला इसको? चलते मानुस। अरे चलते मानुस नाम नहीं है इनका, नाम है इटिनेरेंट रिटेलर्स। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए, एक जिनके पास खुद की दुकान है फिक्स्ड शॉप, एक हो गए जिनके पास खुद की दुकान नहीं है, चलती चलता खाता है, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ टेम्पररी बेस पे इन्होंने बना रखा है, जिनको इटिनेरेंट रिटेलर बोलते हैं। इटिनेरेंट का मतलब कोई फिक्स शॉप ऑफ सेलिंग नहीं है,
ठीक है, कोई ऐसी दुकान नहीं है जिन पे ये सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कभी भी उड़ जाती है इनकी दुकानें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ मिलेंगे, कभी वहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और लो प्राइस में काम करते हैं। मतलब इनके पास आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। कल हम गए एक के पास स्क्रीन गार्ड लगाने फोन का, उसके पास उसका वन प्लस का वो रहा, क्या कहते हैं, बड्स। मैंने पूछा, मैंने कहा यार वन प्लस का? बोले हाँ भैया। मैंने कितने का है, आपको लेना है? मैंने कहा लेना है, 500 रुपए में दे देंगे। मैंने कहा 500 में वन प्लस? अरे भैया फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं रखेंगे ये लोग, ये लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, चीप सामान रखते हैं, नॉन स्टैंडर्ड सामान रखते हैं, क्योंकि इनका जो ग्राहक है ना वो स्टैंडर्ड सामान लेने नहीं है, वो तो बड़ी दुकानों पे चला जाएगा, वो है चलते फिरते सामान लेने वाला, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रखने वाला, ठीक है। ये जनरली आपको डेली यूज का सामान देते हुए ज्यादा मिल जाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट में इनका काम हो जाता है, छोटे छोटे टेम्पररी दुकानें लगा के कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी लोग हैं ये भी 4-5 प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला देखो, पहला होता है हॉकर एंड पेडलर। हॉकर एंड पेडलर ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है, भारत में सबसे पुराने यही लोग हैं। हॉकर मतलब वो व्यक्ति जो एक छोटी सी कार्ट लेकर, ठीक है, आ रहा है, या फिर एक किसी जानवर के ऊपर सामान लेके आ रहा है। जानवर मतलब मान लो बैलगाड़ी हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पुराना तरीका है, जो किसी एक कार्ट पे, चलते ठेले पे या फिर बैलगाड़ी के थ्रू सामान आपको ले जाके बेच रहा है। इन लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड सामान नहीं होता, बहुत हल्की क्वालिटी का सामान होता है, ठीक है। और जैसे होता है ना हर माल 10 रुपए, वो भी इसी का एग्जांपल है, तो वो गाड़ी लेके आते रहते हैं अपने पास। ये आपको घरों के आसपास मिल जाएंगे, थोड़ी लोकेलिटी के अंदर ये लोग इजिली मिल जाएंगे। बहुत डेली यूज का और बहुत कम क्वालिटी का सामान, बहुत हल्की क्वालिटी का सामान इनके पास होता है, बस यूज एंड थ्रो वाला टाइप सामान ये लोग रखते हैं। अब बात करें पेडलर की, तो अगर ये किसी गाड़ी के पे आ रहे हैं, मतलब ठेला लेके आ रहे हैं या किसी जानवर के थ्रू आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है हॉकर। अगर ये पैदल आ रहे हैं, अपना सामान यही कंधे पे लटका के आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है पेडलर। पेडलर मतलब पैदल आने वाला। फर्क कुछ नहीं है दोनों के बीच में, एक व्यक्ति है जो ठेले पे सामान लेके आ रहा है, एक व्यक्ति है जो कंधे पे डाल के लेके आ रहा है। जो कंधे पे डाल के लेके आ रहा है वो पेडलर हो गया, जो ठेले पे लेकर आ रहा है वो हॉकर हो गया। दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। सब्जी पानी से लेकर के ज्यादातर सामान ये लोग रख लेते हैं। सब्जी वाला भी आपको देखने को मिलेगा, कोई टोकरी में अपने ऊपर ही लेके आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो डेली यूज के जो सामान होते हैं, जैसे साबुन के जो स्टैंड है, टूथपेस्ट का स्टैंड हो गया, ठीक है, और ये क्लिप फ्लिप हो गया, ये सारी चीजें ये लोग रखते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वालिटी का सामान नहीं रखते, हल्की क्वालिटी का, और इनकी कोई जगह नहीं, कोई इनकी शॉप नहीं है, कोई इनका एरिया नहीं। चलते चलते वो आ गया मोहल्ला, चलो उसमें चल दिए, वहां से बेच बाच के कहीं और चल दिए, आप इनको कभी दुनिया में ढूंढ नहीं सकते। ये बस आएंगे चले जाएंगे, हवा की तरह आया, सब कुछ तहस नहस करके चला गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड आते हैं मार्केट ट्रेडर्स, जिनको हम पीरियोडिक ट्रेडर्स भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपके शहर में कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा जहां लगता होगा संडे बाजार, संडे बाजार, ठीक है, मंडे मार्केट, मंडे मार्केट, समझ गए एग्जांपल। तो ये वो लोग हैं जो किसी स्पेसिफिक मार्केट में ट्रेड करते हैं, मतलब ऐसे ही किसी मंथली वीकली बाजार में जाते हैं, और आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हुए, शाम होती सारी दुकानें गायब। संडे है तो संडे को लगाएंगे, मंडे को मिलेंगे भी नहीं ये लोग। ये भी सेम इसी का एग्जांपल है, बस इनके पास तक आपको आना पड़ता है। कोई टेम्परेरी दुकान है इनकी, कोई परमानेंट स्पेसिंग नहीं रखते हैं ये लोग भी, जमीन पे बैठ जाएंगे, कोई ठेले लगा के बैठ जाएंगे, पर आप इनके पास आओगे, ठीक है। यही वही हल्की क्वालिटी का सामान रखेंगे, बहुत सस्ता सामान रखेंगे, भाव तो आपको 1000 रुपए की चीज 300 में भी दे जाएंगे आप, ठीक है। और ये कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल यही मिलेंगे आप, बस एक इवेंट आया, उस इवेंट पे संडे आया तो संडे को वहां मिल जाएंगे, मंडे को गायब। अगले संडे आएगा तो जो कल पिछले संडे था वो भी शायद नहीं होगा, वो कहीं और खड़ा होगा, दूसरा व्यक्ति आ गया होगा उसकी जगह, तो कोई इनकी स्पेसिफिक दुकान नहीं है। तीसरे होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर या पेमेंट वेंडर बोले तो आपने देखा होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो, थोड़ा मार्केट में जाओगे ना, तो हर मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गली या मेन रोड के आसपास एक टेम्पररी सा स्लॉट लेकर वहां बैठे हैं। ये मान लो मेन रोड है ना, तो वो यहां पर लेके बैठे, जैसे सब्जी वाला हो गया, फ्रूट्स वाला हो गया, पान की दुकान हो गई, थोड़े सिगरेट वाले लोग हो गए, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक टेम्पररी सा एक आउटलेट बना के बैठे हुए हैं, एक चलती फिरती स्ट्रीट पे, जहां पर आप जाइए और इनसे सामान खरीद लीजिए। मतलब वो ऐसा धंधा नहीं बदलते, ना तो ये धंधा बदल रहा, ना ये धंधा बदल रहा, ना ये धंधा बदल रहा। ये अगर पान की दुकान लगा के बैठा है तो ये पूरे साल भर शायद पान की दुकान लगा के ही बैठेगा, पर कोई दुकान नहीं है इसकी, टेम्पररी दुकान है। शाम को जाते समय दुकान घर ही ले जाता अपने साथ, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्ट्रीट ट्रेडर या पेमेंट वेंडर्स, ठीक है, क्योंकि चलता खाता है इनका, बस बिजी स्ट्रीट पे लग गए, हाँ भैया आए, अरे वाह एक पानी खिला दे भाई, ठीक है, चल दी, कोई दुकान नहीं है इनकी।
आखिरी आते हैं आपके चीप जैक्स। चीप जैक्स का मतलब जिनका कोई दीन धर्म नहीं है, जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है। इनका बिजनेस वो है जो मार्केट में चल रहा है। जैसे ना हमारे यहाँ पर एक पुल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं मार्टिंडल ब्रिज। ठीक है, तो जब भी दिवाली आती है, होली आती है, ये नवरात्र आते हैं, मतलब कोई भी ओकेजन आता है, तो इस ब्रिज के दोनों तरफ कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं जो एक टेम्पररी सी दुकान लगा लेते हैं। अब इसमें क्या है, दिवाली आएगी तो ये पटाखे बेचेंगे, होली आएगी तो ये रंग बेचेंगे, नवरात्र आएगी तो ये डांडिया बेचेंगे, गणेश चतुर्थी आएगी तो ये कुछ और बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनकी कोई शॉप नहीं है। तो जैसे ही त्योहार आता है तो उस त्योहार से रिलेटेड बिजनेस को उठा के यहाँ पर लेके आ जाते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, और जैसे ही त्योहार खत्म होने आता है बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। चीप जैक्स इसलिए कहा ये बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि इन सबका बिजनेस सेम है। ये पूरे साल तीनों लोग एक ही प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये व्यक्ति हर महीने अपना बिजनेस चेंज कर रहा है, अलग अलग ही टाइप का बिजनेसमैन है। ठीक है, कभी रंग बेच देगा, कभी पटाखे बेच देगा, कभी डांडिया बेच देगा, कभी मूर्तियां बेच देगा, कभी वो क्या कहते हैं, आजकल दिवाली पता नहीं क्यों फटाकों से ज्यादा वो चलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर, वो बेच देंगे। तो ये क्या है, चीप जैक्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस जिसको ये लोग कर रहे हैं, जो चल रहा है वो चला रहे हैं। समझ गए? तो ये वो लोग हैं जिनका कोई भी दुकान नहीं है, आए लगे चले गए, कभी कभी कोई नगर निगम वाले आके ले जाते हैं, कभी कोई और आके ले जाता है इन लोगों। ठीक है, दूसरी बात करते हैं थोड़े से बड़े व्यक्ति जिनके पास अपनी खुद की दुकान है। दुकान भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है तेरी स्मॉल स्केल छोटी दुकान, एक होती है लार्जर या लार्ज स्केल शॉप्स। ठीक है, दोनों को एक करके पढ़ते, पहले पकड़ते हैं स्मॉल स्केल या फिक्स्ड रिटेलर। कौन से वाले? स्मॉल स्केल, मतलब स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप, छोटे व्यक्ति छोटी दुकान लेके बैठे हैं, फिक्स इनका धंधा है। जैसे आपके पड़ोसी किराने वाला दुकान है भाई उसकी, ठीक है, और बैठा हुआ है लेके आराम से, ठीक है, रिटेल का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आप मार्केट में जाओ तो जो भी दुकान वाले हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, ज्यादातर लोकेलिटीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी 5 तरीके के होते हैं। सर इतने सारे? अरे बहुत आसान है, तुम सबके पास गए हो, तुम मेजरली सबके पास गए होंगे, एक दो को छोड़ के। सबसे पहला जनरल स्टोर। भैया जनरल स्टोर कौन नहीं गया इनके पास? संसार का हर व्यक्ति जनरल स्टोर में गया ही होगा। जनरल स्टोर आपके बिल्कुल बिल्कुल पास में आपको मिल जाएंगे, 200-300 मीटर के अंदर मिल जाएंगे। ये वाइड वैरायटी रखते हैं, वाइड वैरायटी रखते हैं, सब कुछ इनके पास मिलेगा, एक्स वाई जेड सब कुछ आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये घरों के पास होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं और जनरली हर जगह देखने को मिल जाएंगे। दुकान है इनकी, खुद की दुकान पे लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, कस्टमर से लॉयल्टी ये लोग काफी अच्छी रखते हैं, रिलेशंस काफी बेहतर बना देते हैं। दूसरे होते हैं स्पेशलिटी स्टोर, मतलब है तो ये आपके एरिया के पास ही, पर ये किसी सिंगल लाइन में काम कर रहे हैं। सिंगल लाइन मतलब जैसे मेडिकल की दुकान। अब मेडिकल की दुकान वाला रिटेलर है, मतलब होलसेलर तो है नहीं, आपको ऐसा तो नहीं भैया नहीं 200 यूनिट लेनी पड़ेगी, आपके एरिया में मिल जाएगी मेडिकल की दुकान। वो रिटेलर है पर वो सिर्फ मेडिकल का सामान रखेगा, तो वो गया स्पेशलिटी स्टोर, स्पेशलिटी रिटेल स्टोर। किसी एक ही लाइन का रिटेलर है वो, जैसे स्टेशनरी की दुकान वाला, गिफ्ट की दुकान वाला, तो उसके पास एक ही वैरायटी की चीजें आपको मिलेंगी। रिटेलर है पर स्टिल एक ही वैरायटी रखता है। ये वहां ज्यादा मिलते हैं जहां पर बिजी स्ट्रीट होती है, मतलब बेसिकली बोले अगर स्टेशनरी के होलसेलर की बात कर, रिटेलर की बात कर रहे हैं तो स्कूल कॉलेजेस के आसपास के एरिया में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं रिटेल में तो हॉस्पिटल्स के आसपास आपको देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीट शॉप और स्टॉल होल्डर्स। भाई जिनके आपने आसपास में देखा होगा ना, क्या कहते हैं, ठेला लगा के बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, फिक्स है इनका बिजनेस, फिक्स है इनका ठेला, अलग से इनको कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो कमीशन दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, है ना। वो आते हैं नगर निगम वाले, बोले भैया फिक्स है हमारा तो यहाँ पे ठेला खड़ा करने के महीने के 2,000 रुपए 3,000 रुपए हम लोग देते हैं। सेम वही वैरायटी है जो आपके पानी के बताशे वाले हो गए, मोमोज वाले हो गए, ये लोग सब उसकी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। ये सब पैसा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नीचे उठाया कोतरी भग गए, ये सब पैसा देते हैं, इसलिए ये लोग खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप का मतलब ये वो लोग हैं जो सेकंड हैंड सामान बेचते हैं, सेकंड हैंड कपड़े, सेकंड हैंड गाड़ियां, सेकंड हैंड फर्नीचर, ये सब इसकी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। याद रखें ये भी एक स्पेसिफिक लाइन हो गई,
सेकंड हैंड ऐसा नहीं सब कुछ मिल जाएगा, सेकंड हैंड कोई एक स्पेसिफिक लाइन का सामान आपको मिल रहा होता है। आजकल इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जैसे कार देखो क्या, ठीक है। तो ये लोग भी बड़े स्केल पर आगे जाते जा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड सामान ही मिलेगा। जनरली वो नहीं होते, आप कपड़े पहनो, फिर आपके घर के बाहर एक आदमी आता है, एक औरत आती है, वो बोलती है 3 टी-शर्ट के बदले 1 बाल्टी, एक तवा, ऐसा कुछ जो है डिफरेंस कर देते हैं वो ले ऊपर नीचे करके, तो आप उनको बेच दो। वो ले जाते हैं, उसको धो-धुआ के चिकना करके सही करके और प्रेस करके कहीं और बेच देते हैं उसको। तो ये क्या है? ये है सेकंड हैंड स्टोर जो कि सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड शॉप। अब ये सेकंड शॉप ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इन चारों पे तो आप लोग गए होंगे एटलीस्ट एक बार। सेकंड शॉप बड़े-बड़े शहरों में आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने गुड़गांव में एक बार देखी थी ये, पहली बार ही गया था और मैं देख के थोड़ा डर गया था। ऐसा भी होता है, पूरा मॉल है वहां तो सेकंड मॉल, ठीक है, मतलब नाम सेकंड मॉल नहीं है, सेकंड शॉप वाला ही मॉल है। अभी सेकंड शॉप होती क्या है, मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, चलो खुद के बिजनेस से समझाता हूँ मैं आपको, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 12th में ये हो गई, ये माइक्रो तो तुम्हारे 11th में ही है, ठीक है, और इंडियन इको मैक्रो वाली किताबें हमारी। तो जब हमारे पास बुक्स प्रिंट होके आती हैं तो बिल्कुल क्रीम होती है, ठीक है, मतलब कोई भी हल्की सी सल नहीं होती, बाइंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एक को, ठीक है भाई ये पुस्तक है बिल्कुल पेटी पैक आई है, कवर सही है, कोई कलर तो नहीं है, कोई पेपर तो खराब नहीं हो रखा, ये चेक करते हैं। अब क्या होता है, हर प्रिंटिंग में 2% 3% सामान खराब हो ही जाता है। जैसे मान लो कि कोई किताब है ऐसी आई मेरे पास, है ना, ये वैसी खराब वाली है, तो क्या है इसमें यहाँ पूरी लाइन है, आपने किताब ऑर्डर करी, ऐसी लाइन वाली किताब आई, आपको शायद अच्छी नहीं लगी, आप बोले यार सर थोड़ी सी खराब आई, कुरियर में हो जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि आपने पूरे पैसे दिए, जैसे मुड़ी हुई किताब क्या करें। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने 10,000 किताबें प्रिंट कराई, ठीक है, अब 10,000 में से मेरा मानना है कि ना करके भी 200 किताबें जो होंगी ना वो ऐसे हमें मिल जाएंगी, वो ऐसे हमें मिल जाएंगे, जो कि थोड़ी सी डिफेक्टिव होती है। अब हम लोग क्या है, थोड़े छोटे आदमी, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा आता है कि सर मैं बहुत बुरी कंडीशन है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, वैसे हम डिस्काउंट नहीं देते किसी को भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना यार, तुमने किताब ली मान लो 350 में, तुम्हारा दोस्त 200 में ही ले आया, तो वो थोड़ा सा तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई फिक्स प्राइस है, सबसे कम प्राइस रखेंगे, फिक्स रखेंगे। तो मान लेते हैं सेशन के एंड में, जैसे अभी भी हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं कि सर बहुत सही में मैं नहीं ले सकता हूँ, फैमिली नहीं मानेगी, और क्या कहते हैं पैसे की काफी दिक्कत है। अगर जेन्युइनली मुझे दिखता है कि दिक्कत है, तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि यार इनमें से तो कोई किताब ले ले, मैं तुझे 40% तक का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। ये मैं यहाँ नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि एक ब्रांड है, हमारा ब्रांड है कि यार कोई नया किताब खरीदेगा ना, उसको पेटी पैक शानदार किताब जानी चाहिए, हल्की सी मुड़ी हुई हो, हल्की सी टुड़ी हुई है, यहाँ से टेढ़ी हो रखी हो, तो मैं उसको नहीं बेचता। तो ये क्या कहलाता है, सेकंड शॉप, कि मैंने ऐसा सामान जो ब्रांड न्यू है, ये किसी ने यूज नहीं करी आज तक, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पर नॉट फिट एज पर ब्रांड गाइडलाइंस, ब्रांड की गाइडलाइंस के हिसाब से ये फिट नहीं होते, तो उसको क्या किया जाता है, दूसरी दुकानों पे बेचा जाता है थोड़ी कम प्राइस में, ठीक है। ये मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया तो मैं ही बेच रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग गुड़गांव में गए थे तो हमने देखा था कि एक पूरा मॉल बना हुआ है, उस मॉल में आपको हर एक ब्रांड का सामान मिल जाए, गुची पूची अरमानी बरमानी जो भी है सारे, उनका मिल गया था। हम एक वहां से लेकर आए थे अरमानी का, अरमानी में नहीं, ब्रदर लेके आए थे, ठीक है। और क्या लेके आए, टी शर्ट लेके आए थे। अब वो अरमानी की टी शर्ट भाई अपने हिसाब से तो टी शर्ट होती है 200 रुपए 300 रुपए की, वहां पूछा टी शर्ट कितने की, एमआरपी देखी 15,000 20,000। मैंने भाई इसके साथ कोई गिफ्ट, फोन वोन भी गिफ्ट दे रहा है क्या, बोले नहीं सर ये आती इतने की है, ठीक है, ब्रांडेड सामान है, ओरिजिनल अरमानी है, ठीक है, आप क्यूआर कोड स्कैन करके वगैरह सारी चीजें देख सकते, ओरिजिनल था, ठीक है। अब हमारे साथ कोई समझदार भी गया था, वो बोला हाँ ओरिजिनल है, टेंशन नहीं है। वो हमें मिल गई 2,000 रुपए। कैसे मिल गई, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफेक्ट था, थोड़ा सा डिफेक्ट मतलब मान लो जैसे साइज अगर इतना होना चाहिए तो इतने से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सिलाई टेढ़ी हो गई, तो ब्रांड उस चीज को नहीं बेचता क्योंकि उसके लिए वो हैवी प्राइस चार्ज करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं और फिर आपको बेच देते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट में बेचते हैं। तो ये होता है सेकंड शॉप, ठीक है, नया सामान बेच रहे हैं बट नॉट फिट एज पर द ब्रांड गाइडलाइंस है, उसको ये थोड़ा सस्ते में बेच डालते हैं। ये भी रिटेलर की तरह ही काम करते हैं। गुची ऊंची सबके ऊपर पड़े थे यार, थोड़े महंगे महंगे, मैं कहा भाई ये तो 90% डिस्काउंट के बाद भी अपनी लिमिट से बाहर है, कौन लेगा 1 लाख का पर्स 10,000, मैंने कहा 200 वाला ला, बोले सर बाहर मिल जाएगा, ठीक है भाई। चल, तो ये तो क्या छोटी दुकान वाले, अब बात करते हैं बड़ी दुकान वाले, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे हुए हैं। इनमें सबसे पहले आता है लार्ज स्केल फिक्स रिटेलरों में। पहले इसके कुछ फीचर देखते हैं, फिर टाइप्स देखते हैं। पहला, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, बहुत बड़ी दुकान खोल रहे हो आप तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, लाख 2 लाख 10 लाख में कुछ नहीं होगा, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ठीक है। यूज लार्ज साइज शोरूम टू सेल गुड्स, बड़े बड़े शोरूम ये लोग खोलते हैं, छोटी दुकानों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लंबा चौड़ा शोरूम, चले जाओ अंदर पता ही नहीं चले बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे, मॉल में आपको देखने को मिल जाएंगे, रिलायंस डिजिटल देख लो,
बिग बाजार देख लो, ठीक है, और क्या कहते हैं डी मार्ट देख लो, रिलायंस फ्रेश देख लो, और भी ऐसे 50 तरीके के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल दें इसके या कुछ वैरायटी देखें तो सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। एग्जांपल दूंगा उससे समझ जाओगे, डी मार्ट इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली ऐसे स्टोर होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, अलग अलग वैरायटी, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको जनरली, चाय पानी कॉफी से, मतलब जनरल स्टोर का बड़ा रूप हो गया। और साथ साथ में ये सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग पे काम करते हैं, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। अगर आप डीमार्ट कभी गए होंगे जनरली, ठीक है, हर शहर में अब तो खुल गए ये लोग, ठीक है, हमारे शहर में आ गए, मतलब सब जगह आ गए ठीक है, तो ये क्या है, ये बड़ा सा स्टोर खोलेंगे, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाओ थक जाओ। इतने बड़े स्टोर में हर प्रकार की वैरायटी रखेंगे। आपको साबुन चाहिए साबुन मिलेगा, पेन चाहिए पेन मिलेगा, कॉपी चाहिए कॉपी मिलेगा, टीवी चाहिए टीवी भी मिल देता है कभी कभी, नहीं टीवी नहीं देते, पर हाँ ज्यादातर सामान मिल जाए, बाल्टी और वो सब मिल जाएगा आपको, किचन का सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर इनकी जो परचेजिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्टेशनरी का सामान खरीदना है तो स्टेशनरी वाले सेक्शन में जाके पेमेंट करनी पड़ेगी, आप सारा सामान इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके नीचे बिलिंग काउंटर पे एक साथ बिल हो जाएगा। यानी सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है, एक रूफ के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन, सबसे सॉलिड तरीका, आजकल चलने वाला सबसे बढ़िया तरीका है, जनरल स्टोर का बड़ा रूप है, ठीक है, बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, इनके ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि बल्क के अंदर सामान खरीद रहे होते हैं। आजकल बड़ा खतरनाक मामला चल गया, मैं बताऊंगा नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, हमें ऐसा देखने को मिला, चलो बता ही देते हैं कि है ना, हम एक सामान लेने गए तो को गिफ्ट विफ्ट में नहीं देते ऐसा सामान, उसका किचन का कोई सामान, तो उसमें डी मार्ट में एक बढ़िया सा था, शायद 999 के अंदर 3-4 चीजें उसने रख के दे रहे थे, अच्छी बढ़िया कंपनी का था वो, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। हम ले आए, अब जब ले आए उसको तो मैंने कहा यार 3 पीस कम पड़ गए, तो हमने कहा ठीक है, इस कंपनी का आउटलेट अपने यहाँ पे भी है, ठीक है, इसका होलसेलर ढूंढ लेते कहाँ पे, यहाँ पे है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो बेचता होगा। हम उसके पास चले गए, हमने कहा भैया ये रहा, वो बोला सर हम ये बेचते ही नहीं है। मैंने कहा तेरी कंपनी का लोगो है भाई? बोले हाँ सर ये स्पेसिफिकली डीमार्ट यूनिट है, उनके लिए बनाई जाती है। अरे मैंने कहा प्रभु तुम तो अलग ही गेम चला रहे हो, यहाँ पर तो उनके लिए बनाई जाती है आज, ठीक है। अगले आते हैं चेन स्टोर या मल्टीपल स्टोर। चेन स्टोर का मतलब बड़ा सिंपल है, ब्रांडेड स्टोर्स, जैसे एडिडास के स्टोर, आप देखोगे एडिडास के स्टोर पूरे भारत में खुले हुए हैं और हर जगह अमूमन एक ही तरीके का इंटीरियर है और एक ही तरीके की प्राइसिंग है। लेंसकार्ट के स्टोर पे चले जाओ, सेम आपको आपके एरिया में जैसा दिख रहा है वैसा ही बाकी शहरों में भी दिखेगा, लेंथ विड्थ थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, बाकी जो डिजाइन पैटर्न है वो सबका सेम होता है। तो ये फ्रेंचाइज वाले होते हैं, ये एक ही प्रकार की चीजों के अंदर डील करते हैं, एक ब्रांड है जिसने अपने छोटे 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 अलग अलग ब्रांड स्टोर खोल रखे हैं या चेन स्टोर खोल रखे हैं। यहाँ प्राइसिंग भी सेम है, प्रोडक्ट भी जनरली सेम ही होते हैं, ठीक है, जैसे आप लेंसकार्ट पे चले जाओ तो जो सामान आपको यहां मिल रहा है वैसा ही कुछ, मतलब 19-20 वैरायटी अलग हो गई तो हो गई, बाकी सेम वैरायटी आपको बाकी जगह मिल जाएगी, सेम प्राइसिंग आपको बाकी जगह भी मिल जाएगी, सब कुछ सेम चल रहा होता है। तो ये ब्रांड के फ्रेंचाइज आउटलेट होते हैं और इनके अंदर बहुत पैसा लगता है, मतलब बड़े बड़े चमकदार खोलते हैं ये लोग, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ये थोड़ा सा ओल्ड फॉर्म है, ओल्ड स्कूल इसको कह सकते हैं। क्या होता था पहले के टाइम पे, ऐसा ये इतने ज्यादा वैरायटी तो चलती नहीं थी, आज भी ये मेल ऑर्डर प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत चलता है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो मेरे पास कोई सामान है तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फ्री सैंपल भेज रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फ्री सैंपल मैंने कुरियर के थ्रू आपको भेज दिया और उसके साथ साथ पूरा सा आउटलेट भेज दिया, मतलब पूरा पच्चा भेज दिया जिसमें सब लिखा हुआ है कि इस सामान कितनी प्राइस है, इस सामान कितने प्राइस, ठीक है। आप देखो उस सामान को यूज करो, अगर आपको पसंद आए तो आप वही ईमेल पे मुझे ऑर्डर दे सकते हो या कुरियर के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो मेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, कि वाया मेल आप जो है ऑर्डर दे रहे हो। ये जो समाजों की पत्रिकाएं होती है ना, जैन धर्म की पत्रिकाएं हो गई या कोई और धर्म की पत्रिकाएं हो गई, ठीक है, वो आजकल आज भी इसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। वो आपको भाई ठीक है, आप धर्म के व्यक्ति हो, सेम कास्ट के हो, तो बेसिकली आपको भेज देंगे, ठीक है, 1-2 महीने फ्री में भेजेंगे और फिर आपको एक पर्चा दे देंगे, भाई अगर आपको उसको रेगुलर रखना है, जानकारी रेगुलर लेनी है तो आप फिर हमें यहाँ इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, हम हर महीने आपको भिजवा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मॉडल हो गया, आजकल ये चलता नहीं है, ईमेल और फोन आने के बाद चेंज हो गया। लास्ट आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, भाई इसको कौन नहीं जानते, चलो ठीक है, आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में है, यहाँ पर किसी भी ग्राहक की जरूरत, किसी भी सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ती, एक मशीन आपको देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर बहुत सारा सामान है, पैसा डालो, बटन दबाओ, सामान बाहर, सामान ले खाओ पियो निकल जाओ।
इसके अंदर सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी-बड़ी लोकेलिटीज में ये देखने को मिल जाती है, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। आजकल ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती जा रही है। पहले तो क्या था, पैक्ड प्रोडक्ट ही देती थी। अभी मैंने कहीं देखा अमूल की भी वेंडिंग मशीन लगी है, आपको जितना दूध चाहिए वो आप उसके बटन में दबाओ, पैसा डालो, वो उतना दूध आपको दे देंगे। तो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, सेल्समैन की नौकरी फिर चली गई। ठीक है, तो ये सारे हैं बड़े बड़े दुकान वाले जो बड़ा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल में काम लोग करते हैं। सर ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इसके अंदर क्यों आया? अरे कोई एक थोड़ा ना लगा रहा, पूरे एरिया में लगती है। ठीक है, तो ये बल्क के अंदर काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट चीज है जो अभी चैप्टर में आपके ऐड हुई है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जुलाई 2017 में आया ये टैक्स जिसने पूरा भारत बदल दिया। क्या है जीएसटी? इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो वो आप एक बार देख लो, ताकि एक दो नंबर का अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप बताने के लायक हो। ठीक है, तो देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मोटो है वन नेशन वन टैक्स। इसने क्या करा, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया। भारत में इससे पहले बहुत अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे वेट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ऐसा टैक्स, वैसा टैक्स। कोई भी सामान खरीदो 10 तरीके के टैक्स लगते थे उसमें। अब क्या है, इससे ग्राहक भी परेशान होता था, उसको भी पता नहीं होता था, और धोखाधड़ी होने के भी चांसेस ज्यादा थे। तो सरकार ने क्या करा, सारे इंडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करा, गठरी में डाला और फोड़ दिया, और उसमें से निकला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि सारे इंडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक बना दिया गया, जिसको बोला गया जीएसटी। ठीक है, इसने क्या करा, इसने एक फायदा दिया कि अब आपको, अगर आप सेल्समैन हो या बेसिकली दुकानदार हो, तो आपको अलग अलग टाइम पे टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जीएसटी फाइल करना है, यानी जीएसटी का पेमेंट करना है, सारे टैक्स ऑटोमेटिकली फाइल माने जाएंगे। तो सारे इंडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक कर दिया गया। अगर बात करें तो ये पूरे भारत में लगता है। ठीक है, सारे स्टेट्स पे लगेगा, और साथ साथ में यूनियन टेरिटरीज पे भी जीएसटी लगता है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, डरना मत। डेस्टिनेशन, जहां लग रहा है, मतलब जहां पर सामान बिक रहा है, वहां के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे जयपुर का कोई सामान है, जयपुर कहां आता है साहब? राजस्थान में आता है। ये जाके बिक रहा है आगरा में, जो कि आ रहा है आपके यूपी में, तो ये यहां पर लगेगा टैक्स। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर जहां पर है वहां पर टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा। कंजम्पशन टैक्स मतलब कंज्यूमर के ऊपर लगता है। अलग अलग स्लैब है भारत में जीएसटी के, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी, अभी शायद 35% की भी बात ये लोग कर रहे हैं, कुछ जगह 0% जीएसटी भी है। अगर इसका मॉडल समझे तो मॉडल देखो, जीएसटी 3 कैटेगरीज के अंदर लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से, पहले इसको लिखते हैं जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सी मतलब सेंट्रल और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, इसी के साथ अगर स्टेट नहीं लग रहा है तो लगता है यूटी जीएसटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब मतलब समझना कैसे काम करते हैं ये लोग। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं एक, हम अजमेर से बात कर रहे हैं, तो मैं हूं एक व्यक्ति जिसने सामान बनाया है अजमेर में, मैंने ये सामान अजमेर में बेच दिया, या फिर जयपुर में बेच दिया, भीलवाड़ा में बेच दिया, या राजस्थान के अंदर बेचा। ठीक है, सेम स्टेट में अगर मैंने सामान बेच दिया है, मान लेते जयपुर में बेच दिया, अजमेर में बेचूंगा तो भी सेम है, जयपुर में बेचूंगा तो भी सेम है, तो मेरे जो जीएसटी लगेगा वो लगेंगे ये दो। कौन से लगेंगे? ये दो। जैसे मान लो जीएसटी का परसेंटेज है 18%, मुझे जीएसटी देना है, तो मैं जो बिल बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा 9% सीजीएसटी का और 9% एसजीएसटी का। टोटल कितना हो गया? 18%। मेरा जो बिल आएगा भाई 10,000 का सामान है मान लो, तो उसका 9% एसजीएसटी लगा, 9% सीजीएसटी लगा। कोई भी बिल देख लेना, मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड है आपकी 10,000, सेम स्टेट में सामान बेचा है, तो यहां लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, 9%, 9%, 900, 900, टोटल हो गया 10,000। अरे क्या हो गया? 11,800। ठीक है, ऐसा बिल बनेगा। तो यहां अगर 18% है तो 9% दोनों बढ़ जाएगा। सर लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में है, किसी यूनियन टेरिटरी में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर स्टेट तो नहीं लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। सेम मतलब वही है, बस एस की जगह यूटी हो जाएगा। अब अगर मानते हैं कि मैंने सामान जो है वो यहां नहीं बेचा है, मैंने कहां बेच दिया? सामान बेच दिया आगरा में। अब भाई आगरा तो है यूपी में, सामान बना राजस्थान में, बिक रहा है यूपी में, तो यहां पर ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा। मैं जो बिल बनाऊंगा वो बनाऊंगा आईजीएसटी का, और बिल ऐसे बनेगा, कॉस्ट 10,000,
IGST सीधा पूरा 18%, 1800 रुपए तो 11,000। समझ गए? तो अगर सेम स्टेट में सामान बिक रहा है तो ये, और अलग अलग स्टेट में बिक रहा है तो ये जो टैक्स है ये कंज्यूमर पे लगता है और किसी पे नहीं लगेगा। सर ऐसा कैसे हो गया? मतलब देखो एक और चीज समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, काम आएगी। मान लो ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने सामान बेचा होलसेलर, इसने सामान बेचा रिटेलर को, और इसने सामान बेचा कंज्यूमर। हम कह रहे हैं कि जीएसटी सिर्फ ये देगा, सिर्फ ये देगा और कोई नहीं देगा, कंज्यूमर ही देगा। पर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी टैक्स नहीं भर रहा, टैक्स सब भरेंगे पर फाइनल पैसा कंज्यूमर देगा। कैसे होता है सर? मान लो कि इसने सामान बनाया, ठीक है, और इसने उस सामान को खरीदा, 10,000 का मान ले सामान है, ठीक है, इसने खरीदा 10,000 प्लस 1,000 का टैक्स, ठीक है, तो इसने इसको कितने दिए? 11,000 रुपए इसको चुका दिए। समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल है। इसकी जेब से 1,000 रुपए का टैक्स जा चुका है, 1,000 जीएसटी के चले गए। ये सामान इसने रिटेलर को भेजा, मान लेते हैं इसने सामान बेचा होगा 13,000, 13,000 प्लस मान लेते हैं 1,200 रुपए का टैक्स, ठीक है, तो यानी कि 14,200 रुपए में इसने सामान बेचा। समझ गए भाई? 10,000 का सामान था, इसने अपना प्रॉफिट रख के 10,000 का सामान 11 में बेचा, 1,000 का जीएसटी। इसने उस सामान पे थोड़ा खुद का मार्जिन जोड़ा, 13,000 में आगे रिटेलर को बेचा, अब 13,000 है तो 1,200 रुपए का टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब समझना टैक्स सबने भरा है, पर अल्टीमेटली क्या होगा? जब ये होलसेलर आगे टैक्स भरने, जीएसटी फाइल करने जाएगा तो ये बोलेगा भैया ये सामान, मैं तो होलसेलर हूं, मैं क्या हूं? होलसेलर हूं, मैं कस्टमर नहीं हूं, तो मैंने जो 1,000 रुपए का टैक्स इसको दिया था ना, मैं क्यों दूं? भाई दे तो दिया मैंने, पर मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है। वो बोलेगा देखो 1,200 रुपए मैंने रिटेलर से लिए थे टैक्स के, तो वो क्या बोलेगा? देख 1,200 रुपए रिटेलर से आ चुके हैं, वो 1,000 रुपए काट के 200 रुपए में सरकार को जमा कराऊंगा बस, क्योंकि एक्स्ट्रा है, बाकी मैं कुछ नहीं कराऊंगा। यानी कि इसने जो 1,000 रुपए टैक्स के इसको दिए ना, वो इससे वसूल कर, समझ गए? अब रिटेलर जब कंज्यूमर को देगा तो वो कंज्यूमर से वसूल कर लेगा, तो अल्टीमेटली ये लोग वसूल करते चलते हैं। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझ गए? मतलब आप जो टैक्स दे रहे हो बीइंग अ दुकानदार, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स का क्रेडिट दे रहे हो, यानी कि ठीक है बाद में आ जाए, जब आप बेचोगे तो ग्राहक से ले लोगे, जितना ज्यादा होगा वो आप आगे बढ़ दोगे, जिसको आउटपुट या इनपुट जीएसटी बोलते हैं, जो अपन अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जीएसटी की वीडियो ऊपर आगे लगा दूंगा, ठीक है। सो बालको, ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और 12वीं में आओ, मजे आएंगे, ठीक है। चलिए, और जाने से पहले अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो तुम्हारे पास अपना व्हाट्सएप नंबर तो है ही, 7690041256 व्हाट्सएप कर देना, कोई परेशानी हो तो सॉर्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।